हेलो नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज से शुरुआत करने वाले हैं क्लास 11th की जो बायोलॉजी की एनसीईआरटी है ये हम पढ़ेंगे। और इसमें जो है क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 11th जब पूरी एनसीईआरटी एक बार कवर कर लेंगे तब आप 12th में जाएंगे, तब 12th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे। तो ये सीरियल वाइज जो है दिया हुआ है। तो क्लास 12th की जो एनसीईआरटी है क्लास 11th की जो एनसीईआरटी बायोलॉजी की है ये हम पढ़ेंगे और आपको हम पढ़ाएंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। और लेकिन एक बार कंफर्म कर लेते हैं, क्योंकि अभी आज 31 अक्टूबर है, फिर हमारे पास समय 3-4 महीने का बचा है जब आपके एग्ज़ाम्स होंगे, और तब तक हमें इसको कंप्लीट करना है। तो इसको कंप्लीट कैसे करेंगे कि यानी कि जो आपकी बायोलॉजी एनसीईआरटी है उसमें टोटल 19 चैप्टर हैं। 19 चैप्टर हैं, जिसमें 1 से लेकर 19 तक चैप्टर टोटल हैं आपके 11th की बायोलॉजी में। और इसको हमें पढ़ना कैसे है, तो इसको हम पढ़ाएंगे, सीरियल वाइज पढ़ाएंगे और अच्छे से जो है आपको समझाते हुए चलेंगे। अब आपको क्या करना है, तो आपको हमारे साथ रेगुलर बने रहना है, और अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछिएगा। तो सबसे पहले एक प्लान समझ लेते हैं कि हम आपको इसे कैसे पढ़ाएंगे, कब तक कंप्लीट करनी है। तो हम क्या करेंगे, आज हम सिर्फ क्या देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, यानी कि परिचय देखेंगे। इंट्रो आज लेंगे हम। इंट्रो लेने के बाद में शुरुआत करनी है। और आप क्या करें कि ये जब आपको लेक्चर मिले तो आप क्या करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने स्टेटस वगैरह में लगाएं, अपने मित्रों को बताएं, ताकि उनको भी पता चले और वो भी बेनिफिट ले सकें इस चीज़ का। और बताने से ज्ञान बढ़ता ही है, कम नहीं होता है। इसलिए कभी भी किसी से ये ईर्ष्या मत रखना कि हम नहीं बताएंगे, नहीं दूसरे को पता चल जाएगा, तो ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप जितना आप बताएंगे आपको आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा। ज्ञान नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है। तो सबसे पहले हम इंट्रो देखेंगे। इंट्रो में देखेंगे हमें पढ़ना क्या है, और अब इसमें बात करते हैं कि हमें इसको कंप्लीट कैसे करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास समय है नवंबर 2023। आज 31 अक्टूबर है। इसके बाद जो है नवंबर 2023, इसके बाद दिसंबर 2023, इसके बाद जो है जनवरी 2024, है ना, जनवरी 2024 और फरवरी 2024। इन 4 महीने में आपकी जो है पूरी बायोलॉजी जो है, इन 4 महीने में हम कंप्लीट आपकी करवाएंगे। इन 4 महीने में पूरी बायोलॉजी, है ना, इन 4 महीने में पूरी बायोलॉजी आपकी कंप्लीट करवाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। बस आप लोग मुझसे वादा करें कि आप हमारे साथ जो है लगातार बने रहेंगे और इन्जॉय करेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी बहुत मस्त सब्जेक्ट है ना। अगर बस पढ़ाने वाला टीचर अच्छा मिल जाए, बहुत गजब की सब्जेक्ट बायोलॉजी है। इसलिए आपको 1% का बोर नहीं होने देंगे कि आपको ना समझ में आए। और अगर कोई सवाल भी होता है और आप उसको कमेंट करके तुरंत पूछिएगा, हम उसका जवाब देंगे। अब क्या है कि जो 11th की बायोलॉजी है ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये तो आपके जो बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, जहाँ भी एनसीईआरटी जिस भी बोर्ड में चलती है वहाँ तो इंपॉर्टेंट है ही है। साथ साथ जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जैसे नीट वगैरह जिनको देना है, उसमें बायोलॉजी का वेटेज बहुत अधिक है। तो आप क्या करें, इसको जो है सीरियल वाइज हम पढ़ेंगे, तो सीरियल वाइज आपको जो है हमारे साथ लगातार बने रहना है, अच्छे से आपकी समझ में आ जाएगा। तो इंट्रो है, अब बेसिक देखेंगे, ओवरव्यू देखेंगे कि कितने चैप्टर है, कौन कौन से हैं और क्या 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 पढ़ना है। इसके बाद जो है 4 महीने का हमने टारगेट रखा है, और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ लगातार इन 4 महीने बने रहिए, अच्छे से बने रहिए, और हम आपको जो है अच्छा कंटेंट देंगे और अच्छी जो है आपकी तैयारी करवा देंगे। तो इन 4 महीने में हम इसको देखेंगे। अब ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हमको पढ़ने हैं, है ना। तो कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं ये हमें पता करना है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है आपका दिया है, वो चैप्टर का नाम है जीव जगत। चैप्टर नंबर 1 जो है आपका जीव जगत है, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म वाला है कि पूरा जो पूरी पृथ्वी क्या है, पूरी पृथ्वी पर जो है एक प्रकार का पारितंत्र पाया जाता है। मतलब जो विविधताएं बहुत सारे जीव अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे जीव जगत से, यानी कि जो आपका पहला चैप्टर है वो जीव जगत है ना, जीव जगत है, पहला चैप्टर है। इसके बाद दूसरा चैप्टर है कि जीव जगत का वर्गीकरण, यानी कि बहुत सारे जीव हैं जो ज़मीन पे अगर रेप्टाइल्स जिनको बोलते हैं रेंग कर चलते हैं, कुछ उभयचर होते हैं जो पानी और मिट्टी पर दोनों पे रहते हैं, और इस प्रकार बहुत सारे जो हंटिंग करते हैं, शिकार करने वाले जीव होते हैं, बहुत सारे शाकाहारी जीव होते हैं। तो इन जीवों का जो है पूरा वर्गीकरण कैसे किया गया है, तो वो हम पढ़ेंगे, यानी कि जीवों का वर्गीकरण,
दूसरा चैप्टर आपका क्या है, जीवों का वर्गीकरण, जीवों का वर्गीकरण, ये दूसरा चैप्टर है, इसको हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो तीसरा चैप्टर है वो है वनस्पति जगत, यानी कि जो प्लांटी किंगडम है वो पढ़ेंगे, यानी कि वनस्पति जगत, वनस्पति जगत, वनस्पति जगत। इसके बाद जो फोर्थ चैप्टर है, आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, अभी हम हिंदी में बात कर रहे हैं, हिंदी में लिख रहे हैं, लेकिन इंग्लिश भी समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जब हम चैप्टर पे आएंगे ना तब जो है हम बाइलिंगुअल चलेंगे, हिंदी इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हम टारगेट कर रहे हैं ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम्स की, जो हमारा यूपी बोर्ड में होने वाला है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ज़्यादा रहेगा, तो लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं, है ना, जुड़े रहिएगा। बस आपको कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा, हम बता देंगे, ठीक है, क्लास में ही आपकी ले लेंगे आपके सवाल। इसके बाद जो है वनस्पति जगत हो गया, इसके बाद जो है आपके प्राणी जगत यानी एनिमल किंगडम, प्राणी जगत, प्राणी जगत की बात करेंगे। इसके बाद जो फिफ्थ चैप्टर है वो है पुष्पी पादपों की आकारिकी, पुष्पी पादपों की आकारिकी, यानी कि जितने भी प्लांट्स हैं जिनमें पुष्प लगते हैं, फ्लावर लगते हैं, उनका आकार कैसा है ना, कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनकी बनावट कैसी है, यानी कि पुष्पीय पादपों की आकारिकी, पुष्पी पादपों की आकारिकी, आकारिकी, पुष्पी पादपों की आकारिकी। इसमें क्या पढ़ेंगे कि जैसे दो होते हैं कि अगर एम्ब्रियो है, भ्रूण है, बीज का जो भ्रूण होता है, बीज है, तो उसके जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जिसे हम प्रांकुर बोलते हैं, वहाँ से जो है पूरा सूट सिस्टम निकलता है, जहाँ से तना होता है, पत्तियाँ होती हैं और फ्लावर होते हैं और फिर फल लगते हैं और बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं। ये जो है प्रांकुर वाले हिस्से से, बीज के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वहाँ से निकलता है। और जो बीज का जो भ्रूण का, बीज का जो अंदर जो भ्रूण होता है, एम्ब्रियो होता है, उसका जो नीचे वाला हिस्सा होता है जिसे मूलांकुर बोलते हैं, वहाँ से जो है क्या निकलता है, वहाँ से जो है रूट सिस्टम, पूरा जड़ जो व्यवस्था है, जड़ व्यवस्था पूरी निकलती है, जहाँ से बहुत सारी अलग अलग प्रकार की जड़ें जो है होती हैं, प्लांट में पाई जाती हैं। तो वो हम बात करेंगे कौन से जब चैप्टर पढ़ेंगे तो पुष्पी पादपों की आकारिकी में हम ये देखेंगे। इसके बाद जो है 6 नंबर जो चैप्टर है वो पुष्पी पादपों का शरीर है, यानी कि आकारिकी एक बार देख लिए कि एक पौधे में क्या होगा, जड़ होगी, तना होगी, पत्तियां होंगी और शाखाएं होंगी और फूल होंगे और फल होंगे, है ना, ये होंगे। तो ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। इसके बाद जो है 6 नंबर चैप्टर है, इसमें क्या देखेंगे कि पुष्पी पादपों का शरीर, यानी कि अब पुष्पी पादप जो है उनका शरीर कैसे बना, यानी कि इसमें हमें सीधे सीधे पढ़ना है ऊतक, पुष्पीय पादपों का शरीर, पुष्पी पादपों का शरीर, यानी कि बहुत पूरा शरीर कैसे बना है, ऊतकों से मिलकर बना है। हम जैसे कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं, है ना, बहुत सारे ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं, बहुत सारे अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार जो है टिश्यू सिस्टम पूरा जो है हमें पुष्पी पादपों में जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसमें जो है उनका शरीर कैसे बनावट होती है और कैसे उनका स्ट्रक्चर है कि स्टेम में किस प्रकार के टिश्यू पाए जाएंगे, ऊतक पाए जाएंगे, रूट में किस प्रकार के ऊतक पाए जाएंगे और पत्तियों में, फ्लावर में और फल में, है ना, ये पूरा जो है डेवलपमेंट जो करते हैं वो पुष्पी पादपों का शरीर जो है, इसमें जो है हम इसकी बात करेंगे। इसके बाद जो 7 नंबर चैप्टर है, इसके बाद आ जाते हैं 7 नंबर पे, तो उसमें चैप्टर का नाम है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। 7 नंबर चैप्टर हम पढ़ेंगे प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, है ना, प्राणियों की संरचना कैसे बनी है ना, तो ये पूरा जो है हम इस चैप्टर में 7 नंबर में पढ़ेंगे। इसके बाद जो है चैप्टर नंबर 8 है कोशिका, यानी सेल, कोशिका की बात करेंगे। और बहुत अच्छे से आप लोगों ने जो है 9th या 10th में पढ़ा होगा कोशिका के बारे में, लेकिन वहाँ थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, यानी कि इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि अगर एक बार इस चैप्टर को आपने अच्छे से पढ़ लिया, फिर जो है आपका अगर नीट एग्जाम्स के अगर इस चैप्टर से, इस पोर्शन से आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो ऐसे हवा में हो जाएंगे, है ना, तो जो टेंशन नहीं लेने का। तो कोशिका जीवन की इकाई जिसे बोलते हैं संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है कोशिका हमारे जीवन की, यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, यानी कि जीवन की इकाई होती है। कोशिका क्या है, जीवन की इकाई है,
कोशिका जीवन की इकाई है, ये हम देखेंगे। इसके बाद चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर नंबर 9 है क्या है कि जैव अणु, बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये हम देखेंगे। जैव अणु, जैव अणु है ना, 9 नंबर चैप्टर, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, जैव अणु क्या होते हैं। इसके बाद जो है अगला चैप्टर जो है 10 नंबर चैप्टर है, वो कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन है ना, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन है, समसूत्री विभाजन, कोशल डिवीज़न कैसे होता है, कोशिका विभाजन कैसे होता है, ये हम पूरा जो है चैप्टर नंबर 10 में देखेंगे कि पूरी कोशिका का चक्र कैसे चलता रहता है। कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन चैप्टर नंबर 10 का नाम है, कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन, राइटिंग थोड़ा अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी स्पष्ट दिख रहा होगा। कोशिका चक्र तथा कोशिका विभाजन, कोशिका चक्र तथा और कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन है ना, सॉरी, कोशिका विभाजन। तो ये जो है 10 नंबर चैप्टर है। इसके बाद जो 11 नंबर चैप्टर है वो है उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, यानी जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है कि पौधे दो प्रकार से भोजन बनाते हैं, एक तो प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं और एक जड़ के माध्यम से भोजन लेते हैं, दो प्रकार से बनाते हैं। तो उच्च पादप जो है उसमें जो है प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है ये हम देखेंगे। ठीक है, कौन सा चैप्टर नंबर है, वो 11 है, उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, ये जो है 11 नंबर चैप्टर है, इसको हम देखेंगे। इसके बाद जो है 12 नंबर चैप्टर यानी 12 नंबर है पादप में श्वसन, यानी कि जो भी हमारे प्लांट हैं उनमें रेस्पायरेशन कैसे होता है। पादपों में श्वसन, यानी कि जैसे ह्यूमन है, मानव श्वसन करते हैं, फेफड़ों के माध्यम से करते हैं, हमारे नासिका मार्ग होता है, नॉस्ट्रिल्स वगैरह होता है, वहाँ से सांस लेते हैं और फेफड़ों के माध्यम से जो कि है हमारे फेफड़े क्या करते हैं, श्वसन में सहायक होते हैं। तो मानव में श्वसन होता है, वैसे ही पादपों में भी श्वसन होता है। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे 12 नंबर में कि पादप में श्वसन कैसे होता है, पादप श्वसन कैसे करते हैं, कि प्लांट में रेस्पायरेशन कैसे होता है। इसके बाद जो है अगला चैप्टर है 13 नंबर है, 13 नंबर है पादप वृद्धि एवं परिवर्धन। पादप वृद्धि एवं परिवर्धन, पादप वृद्धि एवं परिवर्धन है ना, परिवर्धन अभी समझ में आ जाएगा कि परिवर्धन क्या है। पादप वृद्धि कि प्लांट कैसे ग्रोथ करते हैं, प्लांट कैसे बढ़ते हैं, ये हम देखेंगे, यानी पादप कैसे वृद्धि करते हैं। और इसमें परिवर्धन कि अगर कोई प्लांट है जो वृद्धि नहीं कर रहा तो हम लोग क्या करते हैं कि उसमें कुछ जो है क्रॉस करवा देते हैं, हाइब्रिड जिसको बोलते हैं संकर में, तो हाइब्रिड कर बन जाता है। आप लोगों ने आज कल देखा होगा कि बहुत छोटे छोटे पादप होते हैं, पौधे होते हैं, उसमें फल लगने लगते हैं, फ्रूट्स वगैरह लग जाते हैं, तो वो क्या है, परिवर्धन किया जाता है, संकर हाइब्रिड जो है बोलते हैं, वो परिवर्धन हो जाता है। तो पादप वृद्धि कैसे करते हैं और वृद्धि के लिए उसमें जो है किस प्रकार से परिवर्धन किया जाता है, ये हम इसमें देखेंगे। इसके बाद जो है चैप्टर नंबर 14 दिया है, 14 चैप्टर नंबर श्वसन और गैसों का विनिमय, श्वसन और गैसों का विनिमय। अगला चैप्टर है श्वसन और गैसों का विनिमय, है ना। जब हम श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वैसे पादप भी श्वसन करते हैं तो वो भी जो है ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। तो श्वसन और गैसों का विनिमय कैसे, श्वसन क्या होता है और गैसों का विनिमय इस श्वसन प्रक्रिया में कैसे होता है, रेस्पायरेशन में, तो वो हम देखेंगे। इसके बाद जो है 15 नंबर चैप्टर है, 15 नंबर चैप्टर है कि शरीर द्रव तथा परिसंचरण, यानी शरीर द्रव तथा परिसंचरण बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। शरीर द्रव तथा परिसंचरण, शरीर द्रव तथा परिसंचरण, ये हम देखेंगे, जिसमें हमारे शरीर में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लिक्विड होते हैं जो स्रावित होते रहते हैं, और परिसंचरण, इनका सर्कुलेशन कैसे होता है वो हम इसमें देखेंगे। इसके बाद जो है अगला चैप्टर है 16 नंबर 16 नंबर है कि उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन, यानी कि उत्सर्जी उत्पाद, उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन,
है ना, ज़रूरी होता है निष्कासन, है ना, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारे हम जब भोजन लेते हैं या पानी पीते हैं, वाटर जो पीते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे जो है पदार्थ भी हम पी जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। या जब पूरी प्रोसेस होती है, चाहे हमारा मेटाबॉलिक रिएक्शन हो या उपापचयी क्रियाएँ हो या रेस्पायरेशन श्वसन हो या भोजन का डाइजेशन हो, उस पूरे प्रोसेस में क्या है बहुत सारे उत्सर्जी पदार्थ भी निकलते हैं। ठीक, ज़रूरी क्या होता है कि इनका एक्सक्रेशन होता है, इनका एक्सक्रेशन ज़रूरी होता है शरीर से बाहर करना, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो हमारे जो है ऑर्गन्स जो होते हैं, अंग, वो डैमेज हो जाएंगे, तो उसका निष्कासन भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थ हैं या प्लांट में कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थ हैं और उनका निष्कासन किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से किया जाता है, ये पूरा प्रोसेस हम इसमें देखेंगे। इसके बाद जो है अगला चैप्टर है 17 नंबर 17 नंबर गमन एवं संचलन। गमन एवं संचलन, मूवमेंट जिसको बोलते हैं, गमन एवं संचलन, गमन एवं संचलन, यानी कि मूवमेंट कैसे करते हैं, है ना, चलते हैं हम लोग, चलते हैं, उसके बाद मूवमेंट होता है, ये कैसे होता है, ग्रोथ करते हैं, बच्चा हो छोटा होता है और चलते 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 घुटने पे चलता है, फिर बड़ा खड़े होने की कोशिश करता है, फिर दौड़ने की कोशिश करता है, फिर बड़ा होता हुआ चला जाता है। तो इसके बाद जो है चैप्टर नंबर 18 है, चैप्टर नंबर 18 है तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय, तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय, तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय, तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय, कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है, पूरा तंत्रिका तंत्र है, ये कैसे काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही जो है अच्छा लगेगा आपको, बहुत पढ़ने में मजा आने वाला है। तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, ये चैप्टर नंबर ये चैप्टर जो है उसमें है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, 10th में आप देखे होंगे तो उसमें चैप्टर दिया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें है क्या होता है कि ब्रेन एक होता है, ब्रेन भी हमारे शरीर को कंट्रोल करता है, सोचने समझने की क्षमता रखता है और सोचने समझने का कार्य भी करता है। और जो है इसके बाद क्या है कि हमारा जो तंत्रिका तंत्र होता है ये पूरे शरीर को बांधने का काम करता है, पूरे शरीर को हमारा जो तंत्रिका तंत्र है बांधने का काम करता है। और ये तंत्रिका तंत्र क्या करता है, जब ब्रेन किसी दूसरी चीज़ में बिजी होता है, काम करने में व्यस्त होता है, तो तंत्रिका तंत्र उस समय एक्टिव होता है, हमारे शरीर की देखभाल करता है, रखवाली करता है। ये हम देखिए बहुत अच्छा लगेगा आपको, पढ़ने में मज़ा आने वाला है। बायोलॉजी है तो फिर मज़ा आने वाला है। इसके बाद चैप्टर नंबर 19 है, 19 नंबर है कि रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण। लास्ट चैप्टर है रासायनिक समन्वय एवं एकीकरण, रासायनिक समन्वय एवं एकीकरण, रासायनिक समन्वय एवं एकीकरण। तो ये जो है लास्ट चैप्टर है रासायनिक समन्वय, कि बहुत सारे केमिकल हार्मोन्स वगैरह उत्सर्जित होते हैं ना, तो उनका एकीकरण कैसे होता है, उनमें उनके बीच में समन्वय कैसे होता है, क्योंकि कोई भी स्वतंत्र नहीं होता, क्योंकि स्वतंत्र होगा तो फिर ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर इतना जटिल बना हुआ है, मानव शरीर इतना जटिल संरचना है कि वो स्वतंत्र हो ही नहीं सकते। सारे अंग एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। उसी प्रकार जो हार्मोन्स स्रावित होते हैं वो भी एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। तो ये पूरा जो है आपको जो दिया गया है, ये पूरा यानी कक्षा 11 की बायोलॉजी एनसीईआरटी है, इसका ओवरव्यू हमने देखा कि 1 से लेकर इतने चैप्टर जो है हमें पढ़ने हैं और हमें अच्छे से पढ़ने हैं, किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेंगे। 4 महीने हमने बताया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, 4 महीने में कंप्लीट करवाएंगे, ये मेरी गारंटी है। बस आप अपनी गारंटी पूरी करिए कि आप गारंटी दे सकते हैं मुझे कि मेरे साथ जो है पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और कोई डाउट होगा पूछेंगे और बराबर प्रॉपर रिवीजन भी करते रहेंगे। और इस वीडियो को, क्योंकि आज ओवरव्यू है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो कल से जो है आपको प्रॉपर चैप्टर वाइज जो है आपको लेक्चर मिलेंगे और प्लेलिस्ट में जाकर आप उस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए और इस वीडियो को अपने स्टेटस पर भी लगाइए, ताकि आपके मित्र हों उनको भी पता चले और आपके सहपाठी जो भी पढ़ने वाले हैं आसपास हैं उनको जो है पता चले। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अच्छे से जो है आपको वीडियो बराबर मिलती रहें। और हम आपसे बस इतना ही चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स जो मेहनत करते हैं
उन पेरेंट्स की जो है मेहनत जो है बेकार ना जाए, और आप उनका कर्ज जो है थोड़ा बहुत भी वो उतार देंगे तो वो जो है वो धन्य हो जाएंगे। पेरेंट्स को कुछ नहीं चाहिए आपसे, है ना। तो एक लास्ट में सीख ये है कि जीवन में इन तीन लोगों का जो है हमेशा कहना मानना, एक टीचर और एक माता और पिता, यानी ये तीन लोग जो हैं आपके लिए निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। इनके साथ किसी भी प्रकार का छल मत करना, धोखाधड़ी मत करना, झूठ मत बोलना, ईर्ष्या मत करना, घृणा मत करना, चोरी मत करना, मतलब किसी भी प्रकार का जो है इनसे किसी भी प्रकार का कोई जो है मतभेद मत रखना, है ना। कि इसलिए क्योंकि ये आपके लिए जो क्या करते हैं, निस्वार्थ भाव से आपके लिए काम करते हैं। तो ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे, तो हाँ, आज बस इतना ही करेंगे। और ये आप कॉपी पेन निकाल लीजिएगा जब हम शुरुआत करेंगे चैप्टर वाइज, और पूरा जो है एक सीरीज़ वाइज इसको भी नोट करना, पहले पेज पे आपको इसको भी नोट करना है, नाम लिखना है, नोट करना है बायोलॉजी, है ना। तो अच्छे से पढ़ेंगे, बिंदास होकर पढ़ेंगे, मज़ा आने वाला है। जब हम हैं तो क्या गम है ना। तो ऊंची छलांग है, लंबा सफ़र है, और हम अगर आप हमारा साथ देंगे तो हम आपके लिए जो है इसी तरह ले लाते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से सोइए, अच्छे से खाइए। नमस्कार, जय हिंद।